पर डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे आ रहा है? जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, क्या उसे पता चलेगा आपकी कॉपी देख कर के आपको कितना नॉलेज है? क्या वो आपका ब्रेन रीड कर सकता है आपकी कॉपी देखकर? नहीं कर सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा जोशी एंड आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। आप सारी जो टिप्स अभी तक मैंने बताई है, आप उन सारी टिप्स को फॉलो कर रहे होंगे और वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है तो। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है कि हमको एग्ज़ाम में आंसर्स कैसे लिखकर आने हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि जो भी बच्चा दिसंबर अटेम्प्ट दे रहा है ना, वो अभी बैठकर बहुत पढ़ाई कर रहा है। और वो पढ़ाई कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज ले रहा है। अभी कितने बच्चे एग्ज़ाम देंगे? तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे। पास कितने बच्चे होंगे? कुछ बच्चे पास होंगे। अभी नॉलेज तो सबके पास है, पर डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे आ रहा है? जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, क्या उसे पता चलेगा आपकी कॉपी देख कर के आपको कितना नॉलेज है? क्या वो आपका ब्रेन रीड कर सकता है आपकी कॉपी देखकर? नहीं कर सकता है। वो आपका नॉलेज जज करेगा इस बेसिस पर कि आपने किस तरीके से आंसर जो है वो लिखा है, मतलब आपने कैसे आंसर को प्रेजेंट किया है, आपने आंसर में कंटेंट क्या लिखा है, उसके बेसिस पे वो जज करेगा आपका नॉलेज। अब हो सकता है कि आपको बहुत नॉलेज हो, आपके सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, पर आप प्रेजेंट नहीं कर पाए आपकी बातों को, जो आपके दिमाग में है आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो क्या एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा? नहीं देगा। इवन इफ आपको बहुत नॉलेज है फिर भी नहीं देगा। और वहीं अगर एक बच्चा है जिसको नॉलेज तो है पर उसको अपने नॉलेज को बताना आता है कि मैं एग्जामिनर को कैसे बताऊं कि मुझ में कितना नॉलेज है, तो क्या उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये है डिफरेंस। आपकी आंसर राइटिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो आपका चेकर है ना, उसको नहीं पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या है, और वो कोई मैजिशियन भी नहीं है कि वो आपके ब्रेन को रीड कर सकता है। वो आपके नॉलेज का पता सिर्फ एक ही चीज़ से लगा सकता है और वो है आपके आंसर शीट से। तो इसलिए हमारे लिए हमारे आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ आंसर राइटिंग की टिप्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं पर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपके आंसर्स बहुत ही प्रेजेंटेबल लगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। तो हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम कंटेंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है? कंटेंट आप सबको पता रहेगा कि क्या लिखना है। अगर आपने मॉड्यूल देखा है, आपने स्कैनर्स देखे हैं, आपने गाइडलाइन आंसर्स देखे हैं, तो आपको पता होगा कि कंटेंट क्या आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स पे। प्लस एक और डिस्क्लेमर कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन रहेगा ये केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस के लिए नहीं है, उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होता है। तो ये जो हमारे नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चंस है उनका प्रेजेंटेशन है। देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई है, कोई सम आया है, उसको सॉल्व करने की ऑलरेडी आपके पास क्या है, स्टेप्स है। जब थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। सो टिप नंबर 1 इज आप हमेशा हेडिंग डालकर आओ। आप में से शायद ही कोई हेडिंग डालता होगा आंसर शुरू करने से पहले, तो मैं तो डालती थी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको हेडिंग्स डालने कैसे। अब अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो जो भी चीज़ वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, उसको आप एज अ हेडिंग की तरह ज़रूर डालकर आओ। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है किसी भी चीज़ के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ XYZ ऐसे करके हेडिंग बना कर आओ। एक ब्लैक पेन से आप हेडिंग को लिख कर आओ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पे क्वेश्चन है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड की हेडिंग डालो। रिलेटेड पार्टी पर है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की हेडिंग डालो। जो भी टॉपिक पे उसने पूछा है उसके आप हेडिंग ज़रूर डाल के आओ। और हेडिंग के साथ अगर कोई प्रोविजन है उसका जो आपको याद है, मतलब अगर रिलेटेड पार्टी है तो 188 सेक्शन में आता है, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो ब्रैकेट में आप सेक्शन नंबर भी ज़रूर कोट करके आओ। ये आपको कब लिखना है? आंसर के एकदम स्टार्टिंग में। अब आपका आंसर जो है वो शुरू होगा। जब भी आप आंसर शुरू कर रहे हो तो अगर कोई प्रोविजंस है उसमें, तो हमेशा ये चीज़ लिखना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तब तो वेल एंड गुड, आप सेक्शन नंबर कोट करके आओ। पर अगर आपको सेक्शन नंबर थोड़ा भी डाइसी है ना, कि नहीं मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप सेक्शन नंबर लिखना अवॉइड करो। आप नॉर्मल ऐसे लिख दो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये चीज़ आपको करके आनी। अगर हम सीधा सीधा प्रोविजन लिख देंगे, पर अगर हमारी ये 2 लाइन लिखने से भी इम्पैक्ट पड़ सकता है,
तो हम क्यों नहीं लिखेंगे, हम बिल्कुल लिख के आएंगे। नाउ टिप नंबर 2 इज़ हमेशा एक शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन ज़रूर लिख के आओ किसी भी आंसर में। आप एक 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन ज़रूर लिख के आओ। अब इंट्रोडक्शन में आप उसका मीनिंग लिख सकते हो, या फिर अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ाई की होगी तो आपको पता है कि वो 2-3 लाइन्स जो ऊपर लिखी रहती है वो इंट्रोडक्शन में आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर लिख कर आओ। जो भी टॉपिक का क्वेश्चन आया है आप उसका इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर डाल कर आओ। नाउ द थर्ड टिप इज़ ऑलवेज ट्राई टू राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। आप आपके आंसर्स जो है उनको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। इंस्टीड ऑफ पैराग्राफ्स आप उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दो। ये भी प्रेजेंटेशन का एक बहुत अच्छा वे है, क्योंकि जब हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखना कब सही है, अगर कोई केस स्टडी पूछी है उसमें हम पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, या फिर बीकॉम की एग्ज़ाम हो गई है, LLB की एग्ज़ाम है, उन सब में हम पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको बहुत सारा लिखना होता है। यहाँ पे हमको टू दी पॉइंट लिखना है, तो क्यों ना हम पॉइंट में ही लिखे। अगर पैराग्राफ है तो उसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं बीच में कहाँ गुम हो जाएगी, और अगर एग्जामिनर की आंख से छूट गई तो हमारे तो मार्क्स जा सकते हैं ना। तो आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिख कर आओ कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, कि उसकी नज़र हर पॉइंट पे जाएगी ही जाएगी, तो आपके मार्क्स आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। नाउ द फोर्थ टिप इज़ आपका अगर क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपका क्वेश्चन वो है तो उसके अंदर आप एक सिनॉप्सिस ज़रूर बना के आओ आपके आंसर में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन आया कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, अभी कंपनी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, कंपनी सू कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, ये सारे पॉइंट्स हो गए जिनको आपको आगे जाकर डिस्क्राइब करना है। तो अभी जितने भी पॉइंट्स है ना, उनकी हेडिंग को आप ऐसे साथ में लिख दो, एक जैसे इंडेक्स की तरह आप उसकी सिनॉप्सिस बना के लिख दो कि आगे हमारे आंसर में ये पॉइंट्स कवर्ड है। तो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। मैं इस चीज़ को आज भी यूज़ करती हूँ और इससे बहुत प्रेजेंटेबल दिखता है, और एग्जामिनर को पहले ही पेज पे पता चल जाता है कि इसका नॉलेज क्या है, क्योंकि आपके जो पॉइंटर्स है वो तो वहीं पे रेडी है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज आप अपने आंसर को क्रिएटिव बनाओ। अभी क्रिएटिव कैसे बनाएंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ें करके अपने आंसर को मोर प्रेजेंटेबल बना सकते हो। जैसे कि आपके आंसर में जितने भी कीवर्ड्स है आप उनको अंडरलाइन कर दो। अगर आपके किसी क्वेश्चन में टाइप्स है तो टाइप्स आप ऐसे सीधे सीधे मत लिखो, एक ऐसे राउंड बना के उसमें लिख दो टाइप्स, और उसके बाद 2 एरोज निकाल के उसके नीचे 2 टाइप्स लिख दो। तो इस तरीके से आप थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाओ, आप अपने एफर्ट्स ज़रूर डाल के आओ। तो ये है हमारी सारी टिप्स। प्लस मैं आप लोगों को एक बोनस टिप देना चाहूँगी कि आप अभी आपके एग्जाम्स में 1.5 महीना बाकी है, तो आप ना रोज़ के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन लिखो ही लिखो। यार 5 क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर जब आप रोज़ 5 क्वेश्चन लिखोगे ना तो एग्ज़ाम में आपकी जो स्पीड बनेगी और आपको जो आंसर का फॉर्मेट पता होगा कि मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है, आपके हाथ ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ चलने लगेंगे, और जो आपका पेपर छूटने वाली प्रॉब्लम है ना वो भी नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को करो, आप अपने शेड्यूल में कहीं ना कहीं इस टाइम को फिट करो कि मैं यार थोड़ी देर तो मुझे क्वेश्चन लिखना ही है, राइटिंग प्रैक्टिस करना ही है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी चीज़ें आप करते हो, या फिर आप अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए क्या करते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। बाय बाय, टेक केयर।